दोस्तों नमस्कार। राज ग्लोबल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जेटेट और सीटेट से संबंधित 1 to 5 मैथ के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं जो ज्यामिति और स्थानिक समझ से संबंधित है। तो आज हम लोग इस चैप्टर को बारीकी से देखेंगे। इस चैप्टर से सीटेट की बात हो या जेटेट की बात हो, 3 से 4 प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में बारीकी से ध्यान से जो है सो देखेंगे कि आखिर में जो है सो इसके अंदर कौन कौन से बिंदु हैं जिसके बारे में जो है सो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ज्यामिति। देखिए ज्यामिति है क्या चीज। ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बिंदुओं, रेखाओं, वक्रों, समतलों इत्यादि का अध्ययन होता है। अब ज्यामिति की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें, देखिए ज्यामिति जिसे हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं, यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन का अंग्रेजी तुल्य यानी कि अंग्रेजी के समान है। जियो का अर्थ भूमि, ये देखिए जियो का अर्थ भूमि और मीट्रॉन का अर्थ होता है मापन। यानी कि इस तरह से अगर हम लोग देखें तो माप से संबंधित होने के कारण इसे जो है सो गणित को भूमापन भी कहा जाता है। यानी कि इस तरह भूमि की माप संबंधी कार्यों से गणित की शाखा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस गणित को भूमिति या भूमापन भी कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि आगे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। देखिए आगे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु एक स्थिति है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। जैसे पेंसिल का नुकीला सिरा, पैमाने शून्य की स्थिति, वर्ग का शीर्ष। देखिए यहाँ कह रहा है जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। कहने का अर्थ हुआ कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की जो है सो कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर हम किसी भी समतल में, जैसे मान लिया जाए कि कोई समतल है और उस समतल में अगर एक डॉट लगा दें इस तरह का, तो इस डॉट को ही हम लोग कहेंगे, एक डॉट अगर हम लगा दें तो बिंदु कहेंगे। इसमें पेंसिल का नुकीला सिरा, जैसे कोई पेंसिल है और इस पेंसिल का नुकीला सिरा, पेंसिल देखे होंगे कि इस टाइप का होता है, ये जो है सो यहाँ पर जो रहता है नुकीला सिरा, इसको हम लोग डॉट कर सकते हैं। पैमाने की स्थिति को भी हम लोग देखेंगे तो शून्य की जो स्थिति होती है, मान लिया जाए कि ये पैमाना है, यहाँ पर ऐसे जो है सो 1 2 रहता है और यहाँ 0 रहता है, तो ये जो है स्थिति को हम लोग यहाँ पर शून्य की स्थिति कह सकते हैं। वर्ग का शीर्ष, वर्ग का शीर्ष भी हम लोग ले सकते हैं। मान लिया जाए ये वर्ग है तो इसका जो शीर्ष होता है इसको भी जो है सो बिंदु कहते हैं। अब है देखिए बिंदु दो प्रकार के होते हैं, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु है क्या? जब 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। 3 बिंदु एक ही रेखा में कह रहा है, जैसे मान लिया जाए कि एक ही रेखा है और इसी रेखा में 3 बिंदु जो है सो यहाँ दिए गए हैं। ए बिंदु है, फिर बी है और फिर यहाँ सी है। मान लिया 3 बिंदु है, 1 2 और 1 3। तो एक ही रेखा में होने के कारण इसको संरेख बिंदु कहेंगे। अब असंरेख बिंदु क्या है? वे बिंदु जो एक ही सीधी रेखा में नहीं होते हैं असंरेख बिंदु कहलाते हैं। अगर मान लिया जाए कि एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु यहाँ है और तीसरा बिंदु यहाँ है, तो ये देखिए एक ही रेखा में नहीं है। इस तरह की जो बिंदु है, मान लिया जाए कि ये है और ये बी है और एक सी, 3 बिंदु है, ये एक ही रेखा में नहीं है, इसलिए इन बिंदुओं को हम लोग कहेंगे असंरेख बिंदु। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेखा। रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा दो प्रकार के होते हैं, सरल रेखा, वक्र रेखा। तो देखिए यहाँ कह रहा है रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है, बिंदुओं के मेल से।
रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो यहाँ से अगर हम लोग शुरू करेंगे तो इधर जो है सो हम लोग कोई अंत बिंदु नहीं होता है, तो इधर हम भी बढ़ सकते हैं, और अगर इधर से शुरू करेंगे तो इधर भी बढ़ सकते हैं, मतलब दोनों तरफ हम लोग इसमें जा सकते हैं। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ये बिंदुओं के मेल से बनता है। बिंदु बिंदु अगर मान लिया जाए इस तरह मिला देंगे, इस तरह करते करते, तो ये हमारा क्या होगा, एक रेखा बन जाएगा। अब रेखा जो है क्या है कि दो प्रकार का यहाँ कह रहा है। सरल रेखा वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाती है, सरल या सीधी रेखा कहलाती है। बिना दिशा बदले जाती है। अब वक्र रेखा क्या है, वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलते हुए जाती है, वक्र रेखा कहलाती है। सरल रेखा क्या कह रहा है, बिना दिशा बदले। तो अगर हम लोग सीधा खींच दें, जिसमें देखिए एकदम सीधा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी दिशा में, या अगर हम लोग सीधा खींच दें इस तरह से, इस ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस तरह की रेखा को हम लोग सरल रेखा कहेंगे। लेकिन वहीं अगर वक्र रेखा की बात करें तो वक्र रेखा में कह रहा है कि उसका दिशा जो है सो एक बिंदु से शुरू होगा, तो जो एक बिंदु में दिशा होगी उससे दूसरे बिंदु में दिशा बदल जाएगी। जैसे यहाँ से शुरू हुआ, ये इधर गई, यहाँ जा रही है, ये इसका दिशा जो है ऐसे हो जाएगा, दिशा बदल गया, इधर होगी। अब यहाँ जा रहा है, ये ऐसे हो गया, इस टाइप। तो इस तरह के रेखा को हम लोग वक्र रेखा कहेंगे। अब वक्र रेखा क्या एक सरल होता है, वक्र रेखा बंद वक्र और खुली वक्र, ये दो तरह का जो है सो वक्र रेखा हम लोग जो है सो, एक है सरल, सरल का मतलब या तो फिर कह सकते हैं खुली वक्र रेखा, एक बंद वक्र रेखा करें। इस तरह से मिला दें, इसका सिरा खुला रखें तो ये हो गया खुली वक्र रेखा, और बंद वक्र में इसी को अगर हम लोग मिला दें मुंह को इस तरह घुमा करके, तो ये हो गया बंद वक्र रेखा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेखाखंड। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड रेखा का ही भाग होता है। पुस्तक का किनारा, मेज, बोर्ड या दरवाजा का किनारा, ये सब क्या है, रेखाखंड का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए कह रहा है दो बिंदु, मान लिया जाए कि एक बिंदु है यहाँ और दूसरा बिंदु है यहाँ, और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है, ये रेखा अगर हम लोग यहाँ से ये भी रेखा खींच दें, तो ये भी जो है इसको हम लोग रेखाखंड कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी, ये लंबाई इसका निश्चित होगा दोनों का, यहाँ से यहाँ तक फिक्स हो जाएगा। इसके दो अंतः बिंदु होंगे, एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये होगा, दूसरा बिंदु बी होगा। तो इस तरह का उदाहरण हम लोग पुस्तक का किनारा को ले सकते हैं। पुस्तक का किनारा में क्या हम लोग देखते हैं कि इसके दो किनारे होते हैं, एक किनारे को ए बिंदु और दूसरे को हम लोग बी बिंदु ले सकते हैं। इस तरह का जो है सो बोर्ड में भी, दरवाजा में भी देखने को मिल सकता है। आगे है किरण। किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर बहुत दूर यानी अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। किरण रेखा का एक भाग होता है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और एक ही दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। देखिए कह रहा है एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक जो है सो जाने वाली रेखा को, यहाँ कोई बिंदु अगर हम लोग ले लें, मान लिया जाए एक बिंदु है और ये बिंदु ए है, यहाँ से अनंत तक जो है सो जा रही है, इसको आगे भी ले जा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या मान लिया जाए, इसके बीच में कोई बिंदु पी ले लेते हैं, ये जो है सो, तो हम लोग क्या कहेंगे, एपी को हम लोग एक किरण कहेंगे। किरण में क्या है कि यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जहाँ से प्रारंभ होती है उसको हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। देखिए प्रारंभ यहाँ हो रहा है ए से, इसलिए ए को हम लोग प्रारंभिक बिंदु कहेंगे, और एक ही दिशा में, देखिए एक ही तरफ जा रहा है इधर, बिना किसी अंत का, इसमें कोई अंत नहीं है, एकदम जितना दूर तक बढ़ाना चाहेंगे उतना दूर तक इसको हम लोग लंबा खींच सकते हैं। अब देखिए हम लोग इसका उदाहरण में किस जो है सो ले सकते हैं। देखिए इसके उदाहरण में कहा है, टॉर्च से निकलती हुई प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें, एक लाइट हाउस से निकलती हुई प्रकाश की
किरणें, ये सब जो है सो इसके उदाहरण हैं। अब आगे देखिए, देखते हैं कोण। दो किरणें जब किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उससे बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। एक बिंदु पर मिलती दो किरणें, दो किरण अगर हम लोग खींच दें, मान लिया जाए कि एक किरण जो है सो इधर से आई और दूसरा किरण जो है सो इधर से आई, और एक बिंदु है ओ जहाँ दोनों मिल जाती है, तो मिलने से जो आकृति बनेगा उसी को कहते हैं कोण। एक ए जो है सो किरण है, दूसरा है बी, माने ये दोनों आकर के यहाँ पर मिलती है ओ पर, और इससे जो आकृति बनेगा इसी को कहते हैं कोण। यहाँ ये जो है सो जो तिरछी जो झुका हुआ भाग है यही कहलाएगा कोण, ये है हमारा कोण होगा। अब आगे देखिए कह रहा है कोणों को मापने का मानक मात्रक जो है सो देखिए क्या होता है, डिग्री। इसको डिग्री को इस तरह लिख, अब कोण को अगर हम लोग प्रदर्शित करना चाहते हैं तो देखिए कोण का संकेत जो है इस टाइप का होता है, हालांकि जो है सो ये थोड़ा एल टाइप का लिखा गया है, इसको इस टाइप का समझिए, इस टाइप का संकेत देंगे। मान लिया जाए कि अगर कोण ए ओ बी लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, कोण का संकेत देते हुए कोण ए ओ बी, ये पढ़ाएगा। आगे है कोणों के प्रकार। माप के आधार पर इसके मुख्यतः तीन प्रकार हैं। समकोण, राइट एंगल, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो समकोण बनता है। समकोण का मान 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण जो है सो जिसका मान होगा 90 डिग्री उसको हम लोग क्या कहेंगे, समकोण। यानी इस तरह का जो है सो कोण अगर बनेगा तो ये कोण जो है सो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। और ये कह रहा है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती है तो समकोण बनता है। जैसे दो रेखा है, एक रेखा ये है और दूसरा रेखा इस तरह का है, एक दूसरे को लंबवत अगर काटता है, माने लंबवत का मतलब इस तरह का 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, तब जो है सो यहाँ क्या होगा, समकोण बन जाएगा। और समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब देखिए दूसरा, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। अगर हम लोग जो है सो कोण को देखें तो कोण जो है सो 0 डिग्री से, मान लिया ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री यहाँ से शुरू करेंगे, ये 10, 20, 30 और यहाँ सीधा जो है सो अगर हम लोग खींचेंगे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। इससे जो भी कोण छोटा रहेगा, 90 से आप इधर चल जाएं यानी 80, 70, ये सारा कोण जो है सो ये कहलाएगा आपका न्यून कोण। मान लिया 60 डिग्री का कोण अगर बनाते हैं तो ये आपका हो जाएगा न्यून कोण। अब अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। इसी तरह का जैसे कोण मान लिया जाए 90 है, ये 90 से इधर होना चाहिए, तो इधर कोई भी कोण ले लें। मान लिया जाए कि कोण हम ले लेते हैं 150 या 120, तो 120 डिग्री का माप जो होगा का कोण जो होगा वो कहलाएगा अधिक कोण। अब देखिए कोणों के अन्य प्रकार। कोणों के अन्य प्रकार में पहला जो है वो है रिजु कोण या सरल कोण, जिसे स्ट्रेट एंगल कहेंगे। जिस कोण की माप 180 डिग्री होता है उसे रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं, यानी कि एक सरल कोण दो समकोण के बराबर होता है। तो समकोण के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि एक समकोण जो है 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है जिस कोण की माप 180 डिग्री हो। अगर हम लोग देखें, ये मान लिया जाए एक कोण है, सीधा अगर हम लोग खींच दें और ये जो है इस तरह चक्कर काटते हुए यहाँ आ जाए, तो यहाँ जो 0 बिंदु पर यहाँ पर जो कोण बनेगा यही कहलाएगा आपका 180 डिग्री, यहाँ बनेगा कहलाएगा रिजु कोण। अब आगे है पूर्ण कोण। देखिए पूर्ण कोण क्या है, कंप्लीट एंगल, जिस कोण की माप 360 डिग्री हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। तो 360 डिग्री जो है सो कैसे बनेगा, 360 डिग्री जब देखते होंगे कि घड़ी की सुई जो है जब शुरू होकर के एक चक्कर काटती है तो एक चक्कर काटने पर जो है सो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो है सो इस तरह का उसे घूमना पड़ता है 4 चक्कर के लिए। सीधा यहाँ से अगर शुरू करेगा तो यहाँ से हो करके ये जो है सो सीधा कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा
तब जा कर के क्या होगा, यहाँ का जो कोण होगा वो 360 डिग्री बनेगा। यानी कि पूर्ण कोण जो होगा वो इस टाइप का होगा। ये एक चक्कर यहाँ आएगा तो 90 डिग्री होगा, और यहाँ से नीचे आ जाएगा, यहाँ तक तो 2 चक्कर हो गया। सॉरी, यहाँ बना देते हैं। ये यहाँ से आके घूम करके आएगा इस जगह पर, तब कुल मिला करके जो है सो यहाँ से यहाँ तक ये 4 चक्कर लगाएगा, और यहाँ बन जाएगा यहाँ कितना 360 डिग्री। यही तो 360 डिग्री जो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आएगा 1 चक्कर, फिर यहाँ तक आएगा 2 चक्कर, फिर यहाँ आएगा 3 चक्कर, और फिर यहाँ जब चल जाएगा तो 4 चक्कर। यानी कि एक चक्कर में जो है सो 1 समकोण, 2 समकोण, 4 समकोण, यानी पूर्ण कोण जो होगा वो 4 समकोण के बराबर होगा। एक समकोण जो है वो 90 डिग्री, 4 समकोण हो जाएगा 9 चौके 36, 360 डिग्री। आगे है शून्य कोण। देखिए शून्य कोण क्या है, जीरो एंगल। यदि किसी किरण के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां बिना कोई परिक्रमण करते हुए परस्पर ढक ले तो इस प्रकार निर्मित कोण शून्य कोण है। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी रेखा पर यहाँ कह रहा है कि प्रारंभिक स्थिति जो है यहाँ पर से, ये प्रारंभिक स्थिति हुआ, और अंतिम स्थिति जो है सो मतलब इसमें बिना परिक्रमण किए हुए घूमेगा नहीं। उसमें तो चक्र मार रहा था, लेकिन इसमें घूमेगा ना। इसी तरह बिना घूमे हुए मान लिया जाए कि कोई यहाँ पर कोई किरण है, उसके बाद फिर बिना घूमे हुए एक दूसरा घूम यहाँ पर आ जाता है, एक दूसरे को ढक लेता है एक दूसरा किरण बी, तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पर जीरो पर, ये कहलाएगा शून्य कोण। आगे है प्रतिवर्ती कोण। एक कोण जो एक ऋजु कोण का बड़ा हो और पूर्ण कोण से, ऋजु कोण से बड़ा हो और पूर्ण कोण से छोटा हो, उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। अर्थात प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा होता है। देखिए ऋजु कोण के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ऋजु कोण का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। तो ये दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। तो दोनों का बीच का कोण देखिए हम लोग बनाते हैं। मान लिया जाए कि एक रेखा है, इस पर जो है सो कोण एक बना हुआ है, मानिए इसको इधर बना देते हैं, ए और यहाँ है बी। ये जो कोण है मान लीजिए 250 डिग्री का कोण है, तो 250 डिग्री का कोण जो है वो 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो ये जो कोण होगा ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। अब आगे जो है देखिए क्या कहता है, पूरक कोण, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं। यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। दोनों का योगफल यहाँ पर होना चाहिए 90 डिग्री। देखिए यानी कि दो कोण की यहाँ पर बात हो रही है, एक सिंगल कोण का बात यहाँ नहीं हो रहा है। दो कोण हम लोग ले लेते हैं। मान लिया जाए कि एक कोण है जिसका मान है 60 डिग्री और एक दूसरा कोण है जिसका मान है 30 डिग्री। तब ये दोनों कोण क्या होगा, ये दोनों कोण का योग होगा कितना, दोनों का अगर जोड़ देंगे तो ये कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो दोनों कोण हैं एक दूसरे का पूरक कोण कहलाएंगे। यानी कि 60 का पूरक कोण जो होगा वो 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री का पूरक कोण जो होगा वो 60 डिग्री होगा। अब जो है सो पूरक कोण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम लोग यहाँ देखते हैं। यदि दो कोण परस्पर पूरक हैं तो प्रत्येक कोण न्यून कोण होगा। यानी कि अगर परस्पर पूरक है तो दोनों कोण न्यून कोण होगा। जैसे अभी हम लोग एक उदाहरण देखें, 60 और 30, 45 लेंगे तो 45 होगा, तो प्रत्येक जो होगा वो उसका न्यून कोण ही आएगा। दूसरा है दो न्यून कोण परस्पर पूरक नहीं भी हो सकते हैं। जैसे दो कोण हम लोग ले लिए, एक 70 डिग्री ले लिए न्यून कोण में, एक 70 ले लिए और दूसरा 30 डिग्री ले लिए, ये दोनों तो न्यून कोण है, ये भी है ये भी है, लेकिन दोनों का योग अगर हम लोग करेंगे तब क्या होगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। तब ये पूरक तो कहलाएगा नहीं, 90 होना चाहिए। दो अधिक कोण एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकते। दो अधिक कोण अगर हम लोग ले लेते हैं 90 से बड़ा कोण, एक मान लिया 100 ले लेते हैं और दूसरा मान ले लेते हैं 110, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 220 होगा।
तो ये तो पूरक नहीं होगा, 90 होना चाहिए, इसलिए जो है सो पूरक नहीं हो सकते। अब अगला कह रहा है दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। दो समकोण एक दूसरे का पूरक हो सकते हैं, ये भी जो है सो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, समकोण लिखा गया है, समकोण तो नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ न्यून कोण होगा, प्रिंट मिस्टेक हो गया है। दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, ये सही है आपका। आगे है संपूरक कोण। यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो वे परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे दो कोण हम लोग यहाँ उदाहरण लेते हैं, एक कोण का मान है, मान लिया जाए 120 डिग्री है, और दूसरा जो है वो है मान लिया 60 डिग्री। ये दोनों का योगफल अगर कर दिया जाए तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी तरह से अगर 130 लेंगे, यहाँ 50 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी जिन दो कोणों ये कोण और ये कोण दोनों का योग 180 हो रहा है, तो ये एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाएंगे। ये 60 डिग्री का संपूरक कोण 120 होगा, और 120 का जो है संपूरक कोण वो 60 डिग्री होगा। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं ये है कि एक अधिक कोण का संपूरक कोण एक न्यून कोण हो सकता है। एक अधिक कोण, अभी उदाहरण जो लिए वो इस पर सटीक जो है सो बैठता है। उसमें क्या था, 120 डिग्री जो था वो एक अधिक कोण था, और 60 डिग्री जो है सो उसका न्यून कोण जो है सो था। अब दूसरा है दो न्यून कोण संपूरक नहीं हो सकते। दो न्यून कोण अगर हम लोग ले लें, मान लिया जाए एक न्यून कोण जो है सो 70 डिग्री है, और दूसरा जो न्यून कोण है वो 50 डिग्री है। अब दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो ये 120 होगा, या फिर मान लिया दूसरा 80 है, एक 70 है, दोनों को जोड़ दें तो ये होगा 150। तो ये किसी भी स्थिति में संपूरक नहीं होगा, यानी कि 180 दोनों का योग नहीं होगा। अब आगे है दो समकोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। दो समकोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, तो दो समकोण हो जाएगा 90, और दूसरा समकोण एक 90, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, संपूरक आपस में हो जाएगा। यानी कि दो समकोण अगर रहेगा तो इस तरह का जो है सो संपूरक हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आसन कोण। यह आसन कोण क्या कहता है, यदि दो कोणों का शीर्ष बिंदु एक हो तथा उनकी एक भुजा घनिष्ठ हो एवं उन दोनों कोणों की अन्य अन्य यहाँ दो होगा, यहाँ लिख दिया, अन्य दो भुजाएं उपनिष्ठ भुजा के एक ही ओर न हो तो ऐसे कोण आसन कोण कहलाते हैं। अन्य दो भुजाएं एक ही ओर न हो तो ऐसे कोण आसन कोण कहलाते हैं। देखिए कह रहा है, अगर हम लोग इस तरह का उदाहरण ले लें, मान लिया जाए ये इस टाइप का है, ये ओ है, ए बी सी, ये दोनों कोण है ए ओ बी, और यहाँ है बी ओ सी। इन दोनों कोणों में अगर हम लोग देखें तो दोनों का शीर्ष बिंदु क्या है, देखिए वो है, शीर्ष बिंदु दोनों का सेम है, और एक भुजा भी वनिष्ठ है, ये ओ बी भुजा जो है दोनों में वनिष्ठ है। अब कह रहा है उन दोनों कोणों की अन्य जो भुजाएं हैं, अन्य जो भुजा है ये है ओ ए और ओ सी है, ये उभनिष्ठ भुजा ओ बी के एक ही ओर ना हो, ये ओ बी की एक ही तरफ नहीं है, ये विपरीत दिशा में, एक इधर है दाईं तरफ और एक है बाईं तरफ। तो इन कोणों को हम लोग क्या कहेंगे, आसन कोण कहेंगे, आसन्य कोण। आसन्य कोण तब कौन कौन हो जाएगा, कोण ए ओ बी आसन कोण हो जाएगा, और कोण बी ओ सी, ये दोनों ही आसन कोण, ये और ये। अब आगे है शीर्षाभिमुख कोण। इसको हम लोग सम्मुख कोण कह सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण
कहलाते हैं। देखिए, दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है, इस टाइप का अगर काट देती है, देखिए तो प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ, देखिए दोनों इस जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु मान लिया O है, तो प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसके देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है और दूसरा कोण ये बन रहा है। तो ये दोनों जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण है, और एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है इसका। तो इस तरह से एक इधर एक ये दो युग्म हो गया शीर्षाभिमुख कोण का, एक ये और एक ये और एक ये। अब आगे है रैखिक युग्म। यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह कोण रैखिक युग्म कहलाता है। अभी देखें कि आसन कोण का कंसेप्ट जो है सो क्या बता रहा था कि दोनों जो है सो आसन कोणों में शीर्ष बिंदु एक ही हो और उभयनिष्ठ भुजा जो है सो दोनों का एक हो। तो इस तरह का अगर हम लोग लें तो मान लिया जाए कि इस तरह का कोई किरण रेखा जो है किसी किरण आके आरोपित होती है, एक रेखा है जिस पर जो है कोई किरण आकर आरोपित होती है, और इस तरह जो है सो दो आसन कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो ये कह रहा है कि दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो कोण रैखिक युग्म कहलाता है। ये दोनों का योग जो है यहाँ पर 180 डिग्री होगा, ये और ये का दोनों को मिला देंगे तब ये क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म कहलाता है। मान लिया जाए कि O है और यहाँ पर कोण एक बन रहा है, कोण दो बन रहा है, तो कोण एक और कोण दो बराबर मिला के कितना होगा 180 डिग्री। तो इसको क्या कहेंगे, दोनों कोण को रैखिक युग्म। अब आगे है प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है तथा उभयनिष्ठ बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु। इसी तरह का जैसे दो रेखा इस टाइप का है, मान लीजिए AB रेखा है और CD, दो प्रतिच्छेदी दो रेखा है और दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु O है यहाँ दोनों। तो ये दोनों रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु अगर रहेगा तो दोनों रेखा AB और CD जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, और O जो है वो इन दोनों रेखाओं का कहलाएगा प्रतिच्छेदी बिंदु बने दोनों। आगे है समांतर रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सभी जगह एक समान होती है। देखिए कह रहा ऐसी रेखाएं जिसे आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो रेखा अगर हम ले लेते हैं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर आगे बढ़ा दिए। मान लिया जाए कि ये रेखा L है और ये है M। अगर ये दोनों रेखा जो है सो आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काटे, जैसे यहाँ तक बढ़ाए थे, यहाँ से यहाँ तक ले गए थे, फिर आगे भी बढ़ाए तो भी नहीं काटा एक दूसरे को, और दोनों के बीच की दूरी को अगर हम लोग देखें यहाँ, तो दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ और यहाँ भी है, दोनों जो है सो चाहे आगे देखे चाहे यहाँ, सब जगह जो है सो एक जगह बराबर रहेगा। तो इस तरह के जो है सो रेखा को हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। यानी कि रेखा L जो है वो किसके समांतर होगा, M के समांतर होगा, रेखा M के। उसके बाद है लंब रेखा। एक ही तल पर यदि दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती है। देखिए एक लंब रेखा, एक तल में दो रेखाएं एक दूसरे को, मान लिया दो रेखा, एक रेखा ये है दूसरा रेखा ये दोनों कहाँ काट रहा है, समकोण पर एक दूसरे को। तब क्या है कि ये दोनों रेखा जो है सो एक दूसरे पर कर रहा है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होता है। ये रेखा भी जो है सो इस पर लंब होगा और ये रेखा भी इस पर लंब होगा। अगर हम इसको ये भी लिखें, इसको CD लिखें, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AB लंब CD, या फिर इसी को जो है सो हम लोग CD लंब AB, दोनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। आगे है समवर्ती रेखा। एक तल पर जब तीन और तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उसे समवर्ती रेखा कहते हैं। एक तल पर तीन से अधिक रेखाएं, इधर है, इधर है, एक इधर है,
इधर है, 3 से अधिक रेखा है और ये तीनों जो है सो काट रहा है। 3 से अधिक रेखा, मान लिया ये रेखा को एल कहें, एल एम एन, वो तो यहाँ लिख दिए हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक इसको पी लिख दें। ये चारों रेखाएं जो है सो एक दूसरे को कहाँ काट रही, ओ पर, तो ये चारों रेखाएं जो है ये कहलाएगी समवर्ती रेखा। अब आगे है त्रियक छेदी रेखा। दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा त्रियक छेदी रेखा कहलाती है। दो या दो से अधिक रेखाओं को, मान लिया जाए दो रेखा है, ये देखिए दो रेखा है और कोई अन्य रेखा इसको यहाँ पर काट रही है, तो वह रेखा त्रियक छेदी रेखा कहलाएगी। ये रेखा जो है सो ये दोनों रेखाओं की त्रियक छेदी रेखा कहलाएगी। ये दोनों समांतर रेखा, ये अगर एल है और ये एम है और ये पी जो है, इन दोनों जो है सो समांतर, ये दोनों रेखाओं को काट रही है, तो एल और एम का जो है सो त्रियक छेदी रेखा कौन कहलाएगा, पी। अब त्रियक छेदी रेखा से संबंधित आगे हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से जो है सो बातें यहाँ पर बनती है। तो समांतर रेखाओं की त्रियक छेदी रेखा, देखिए कह रहा है यदि कोई त्रियक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोणों का युग्म बराबर होता है। देखिए यहाँ कह रहा है संगत कोणों का युग्म बराबर होता है, यानी कि अगर कोई त्रियक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, जैसे मान लिया जाए कि दो समांतर रेखा ये है और एक त्रियक छेदी रेखा इसको काट रही है, तो यहाँ कह रहा संगत, देखिए जितने भी इसमें कोण है, यहाँ ये और ये कोण जो होगा वो संगत कोण होगा और ये जो कोण होगा ये संगत कोण होगा। उसके बाद नीचे वाला भी हम लोग लेंगे तो ये कोण जो होगा और ये जो कोण होगा संगत कोण होगा, ये कोण जो होगा ये कोण संगत कोण होगा, यानी संगत कोणों का युग्म जो होगा वो बराबर होगा। कहने का मतलब हुआ कि इस तरह का कोण जो बनेगा ये कोण बराबर हो जाएगा। इसको अगर 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4, तो इसमें 1 और 3 बराबर होगा, 2 और 4 होगा। और अगर इसको हम लोग यहाँ 5 बोले, इसको 6 बोलें, इसको 7 और इसको 8, तो 5 और 7 बराबर होगा, 5 और 8 बराबर होगा, ये संगत कोण। अब आगे है दो समांतर रेखा को एक त्रियक छेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोणों का योग बराबर होता है। जैसे दो समांतर रेखा है, इसको एक त्रियक छेदी रेखा काट दिया तो एकांतर कोणों का, देखिए यहाँ बनता है एकांतर कोण, देखिए ये कोण जो है सो और ये कोण बराबर होगा और ये कोण और ये कोण, तो ये कोण जो होगा वो इसके बराबर होगा और ये जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा, ये कोण। तो ये हो गया एकांतर कोणों का युग्म। अब आगे एक और पॉइंट है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। इसी प्रकार है, जैसे ये काटा तिर्यक छेदी रेखा, तो अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म, अंतःकोण देखिए ये जो और ये जोड़ा संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री, यानी ये कोण और ये कोण दोनों मिला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और फिर ये कोण भी और ये कोण भी मिला करके 180 डिग्री होगा। तो दोस्तों ये ज्यामिति और स्थानिक समझ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।